आज की वीडियो में रेमिटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड बैंक का एक लेटेस्ट ब्रीफ आया था जिसमें अंदर ये बताया गया कि इंडिया की जो रेमिटेंस की जो ग्रोथ है 2023 के अंदर वो केवल 0.2% ही उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, जो अपने आप में काफ़ी मिनिमम है। और 2022 में इंडिया का जो रेमिटेंस है वो $111 बिलियन रहा है। तो आज की वीडियो में रेमिटेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे कि रेमिटेंस क्या है, इसका मीनिंग जानेंगे, कहाँ से ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया लेता है, क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रिसेंटली जो इंडिया की ग्रोथ कम बताई जा रही है या स्लो ग्रोथ देखी जा रही है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वाले टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 से, इकॉनमी के सेक्शन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी रेमिटेंस की बात आती है तो रेमिटेंस से यहाँ पे जो मतलब है वो रिलेटेड है मनी। तो जब कोई माइग्रेंट्स यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया से यूएस चला गया काम करने के लिए, तो वो माइग्रेंट कहलाएगा, माइग्रेशन कर गया वो इंडिया से। तो जब कोई माइग्रेंट मनी सेंड करता है किसी फॉरेन कंट्री से अपनी ओन कंट्रीज़ को, तो इस मनी को यहाँ पे कहा जाएगा रेमिटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन है जिसका नाम रमेश है, वो यूएस गया है काम करने के लिए, जॉब करने के लिए आईटी सेक्टर में, और वहाँ से जो भी उसने सैलरी वगैरह अर्न करी उसको वो सेंड करता है इंडिया के अंदर अपनी फैमिली के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला जाएगा रेमिटेंस। तो रेमिटेंस क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। देखिए, रेमिटेंस के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जो पर्सन यूएस गया था जिसका नाम रमेश था, वो वहाँ से सैलरी अर्न करेगा, तो सैलरी अर्न करेगा तो डॉलर में अर्न करेगा, तो वहाँ से जो यूएस से इंडिया के अंदर डॉलर सेंड करे जाएंगे एज अ रेमिटेंस। तो जब डॉलर यहाँ पे सेंड करे जाएंगे तो डॉलर जाएंगे आरबीआई के पास, तो आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ पर बढ़ेगा। तो जब रेमिटेंस आता है किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है। और जितना भी इंडिया रेमिटेंस पाता है उस रेमिटेंस का 20% कंट्रीब्यूशन देखा जाता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होल्ड है रेमिटेंस का इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो ये एक बेनिफिट के रूप में देखा जाता है इंडिया के लिए। देखिए, जनरली हम वर्कर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। एक वर्कर जो काफ़ी स्किल्ड है और एक वर्कर वो जो लो स्किल्ड वर्कर हैं। तो जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादा माइग्रेंट करते हैं गल्फ़ कॉपरेशन कंट्रीज़ के अंदर। इन लोगों के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती या ये बैंक वगैरह से लिंक इतने नहीं होते। तो जब ये गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं तो वहाँ पे ये पैसा वगैरह अर्न करते हैं। तो पैसा वगैरह अर्न करते हैं तो वहाँ पे इन्हें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोई पर्सन, कोई अनस्किल्ड पर्सन या लो स्किल्ड पर्सन बाहर जाता है तो वो बैंकिंग वगैरह के सेक्टर से ज़्यादा फेमिलर होता है, वो अकाउंट्स वगैरह ओपन कराता है। तो जो अनबैंकिंग पर्सन हैं, जो अनबैंक्ड हैं, उनको यहाँ पे लिंक करने का काम करता है रेमिटेंस। जैसे कि लो स्किल वर्कर बाहर गए, तो बाहर जब गए अब उन्हें आवश्यकता पड़ी अकाउंट खोलने की, तो वो लिंक हो गए बैंक से, जिससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कंट्रीज़ के अंदर वो देखा जाता है। क्योंकि इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काफ़ी बल दे रहा है। जन धन योजना इंडिया के अंदर चलाई गई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे एक बेनिफिट रेमिटेंस का जो होता है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ता है। देखिए, रेमिटेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब कोई पर्सन बाहर से इंडिया के अंदर पैसा भेजता है तो उसके पैसा भेजने में यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ीस इन्वॉल्व होती है, काफ़ी सारा ट्रांजैक्शन फ़ीस यहाँ पे लगे जाती है, चार्जेस लगे जाते हैं। तो एक एवरेज देखें ग्लोबल लेवल पर, तो जो यहाँ पे फ़ीस लगती है वो 6.4% लगती है ऑफ द अमाउंट एज अ रेमिटेंस के रूप में। और देखिए, कोई लो स्किल्ड पर्सन इंडिया से बाहर काम करने गया तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वो अपना योगदान दे सकता था, वो योगदान अब बाहर दे रहा है। तो इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कम होता है जब कोई पर्सन या कोई व्यक्ति बाहर काम करने जाता है एज अ माइग्रेंट, क्योंकि वो इंडिया में भी काम कर सकता था। तो ये भी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाता है रेमिटेंस के केस में। अब देखते हैं कि क्यों इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो 0.2% एक्सपेक्ट करी जा रही है, जो अपने आप में काफ़ी मिनिमम है। तो उसका पहला रीज़न है कि जितनी भी OECD कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो देखी जा रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम वर्ल्ड बैंक के डेटा से देख सकते हैं कि 2022 में ये जो ग्रोथ थी वो 3.1% थी, और उसके बाद ये 2023 में एक्सपेक्ट करी जा रही है 2.1%,
और 2024 के अंदर ये 2.4% एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो जो ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है OECD कंट्रीज़ के अंदर वो इतना अच्छा नहीं है। और देखिए जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो उस कंट्रीज़ के अंदर जो डिमांड है वर्कर्स की वो घटेगी, जिससे जो रेमिटेंस है वो भी यहाँ पे कम होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो रेमिटेंस है उसमें ग्रोथ 0.2% एक्सपेक्ट करी जा रही है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वर्ल्ड बैंक ब्रीफ। देखिए OECD कंट्रीज़ के अंदर 36 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी इनकम का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें कनाडा है, इटली है, यूके है, आपका USA, ये कुछ कंट्रीज़ मौजूद हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मेजरमेंट है वो काफ़ी हाई है। अच्छा, यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1961 के अंदर बनाया गया था। आप चाहें तो उसका यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं। ये सारी कंट्रीज़ हैं OECD की। इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, याद रखना। और दूसरा यहाँ पे जो रीज़न है जिसकी वजह से ग्रोथ अभी कम एक्सपेक्ट करी जा रही है इंडिया के रेमिटेंस में, वो है माइग्रेंट की डिमांड्स। कि जो भी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो माइग्रेंट्स की डिमांड है वो भी कम देखी जा रही है। वर्ल्ड बैंक का डेटा यहाँ पे बताता है कि 2022 में 5.3% यहाँ पे ग्रोथ थी, उसके बाद 3% एक्सपेक्ट करी जा रही है 2023 में, और 2024 में ये 2.9% एक्सपेक्ट करी जा रही है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है इंडिया के रेमिटेंस में वो 0.2% एक्सपेक्ट करी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर ये सारी कंट्रीज आती हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, बहरान है, कुवैत है, कतर है, UAE है, ओमान है। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो मौजूद हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर। यहाँ पे इंडिया के वर्कर्स जाते हैं और ये वो वर्कर्स होते हैं जो लो स्किल्ड वर्कर हैं, और हाई स्किल्ड वर्कर ज़्यादातर US वगैरह जैसी कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली IT सेक्टर की अगर हम बात करें तो। देखिए वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस देने वाली कंट्रीज़ हैं US, UK और सिंगापुर। ये हाई इनकम डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं, इसीलिए ज़्यादातर माइग्रेंट्स जो हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए। और टॉप रेमिटेंस रिसीवर कंट्रीज़ कौन सी हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अर्न करती हैं, जिसमें सबसे पहले है इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिर द फिलीपाइंस और उसके बाद है पाकिस्तान। ये डेटा है 2022 का। और टोटल जो रेमिटेंस का इनफ्लो है वो $656 बिलियन है। देखिए 2019 में UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द रेमिटेंस, तो आइए चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। देखिए करेंसी क्राइसिस तब होते हैं जब इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें जो फॉरेन करेंसी हैं वो कम हो जाती हैं, या इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब कम होगा जब इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी नहीं आएंगी। देखिए इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी जो है कई तरीके से आती है। जनरली हम देखते हैं रेमिटेंस के रूप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो वर्कर्स बाहर काम करने जाते हैं वो रेमिटेंस के अंदर आ गए। इसके अलावा जो IT सेक्टर है वो भी काफ़ी अर्निंग करता है फॉरेन करेंसी। टूरिज्म सेक्टर से भी काफ़ी अर्निंग्स होती है फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज़ IT सेक्टर्स, कि अगर इंडिया का IT सेक्टर फॉरेन करेंसी अर्न करे तो जो करेंसी क्राइसिस है इंडिया के अंदर वो कम हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला कह रहा है इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, कि गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएँ। देखिए ये वाला ऑप्शन तो अपने आप में यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा देगी तो इंडिया की जो करेंसी क्राइसिस है वो कम हो जाएंगे, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि रेमिटेंस इंडिया अर्न करे विदेश से तो भी इंडिया का जो करेंसी क्राइसिस है वो कम हो जाएंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है B।